अमेरिका चीन संबंधों के नए समीकरण। जी हाँ, आज की समीक्षा का टॉपिक है अमेरिका चीन संबंधों के नए समीकरण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया चीन दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसका सरोकार भारत और अन्य एशियाई देशों के विदेश नीति और रणनीतिक दशा दिशा से भी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की भाव भंगिमाओं से यह भी आभास हुआ कि वाशिंगटन नए शीत युद्ध की तीखी प्रतिद्वंदिता के दायरे से बाहर निकलकर बीजिंग के साथ कुछ मामलों में सह अस्तित्व को संभावनाएं तलाशने में जुटा है। चीन के प्रति अमेरिका के इस नरमी को मूल कारण है ट्रंप प्रशासन दक्षिण अमेरिका को अपना प्रमुख प्रभुत्व क्षेत्र मानता है। देखिए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आधा विश्व हमारा है, तो वो वही बात कही जा रही है, और एशिया में अनुकूल शक्ति संतुलन बनाए रखने के प्रति उतना उत्साहित नहीं जितना पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन था। हालांकि अभी चीन ही ऐसा एकमात्र देश है जो अमेरिका को वैश्विक स्तर पर चुनौती दे रहा है। प्रतीत होता है कि इस प्रतिद्वंदी से पार पाने में ट्रंप पारंपरिक अमेरिकी दृष्टिकोण में भरोसा नहीं रखते। जैसा कि ताइवान के मुद्दे को ही लें, ताइवान की स्वतंत्रता और अस्तित्व को चीन की अतिक्रमण से बचाने के लिए अमेरिकी दशकों से सैन्य सहायता और सुरक्षा आश्वासन देता रहा है। लेकिन इस बीच पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के युद्धों में उलझने के बाद चीन के साथ रिश्तों में नज़ाकत को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान को स्वीकृति, लेकिन अभी तक वितरित न किए गए हथियारों में $21 अरब से अधिक का बकाया रखा है। देखिए, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, अपने ढंग से कहूँ, तो वास्तविकता ये है कि चीन पार्टी वाली पार्टी है, देश है, पार्टी वाला देश है, और जो ताइवान है वो लोकतंत्र है। असलियत अगर देखा जाए तो चीन में एक तरह का राष्ट्रवादी तंत्र और तानाशाही तंत्र के रूप में बदलना शुरू हो गया है, और जबकि ताइवान में लोकतंत्र है। तो ये अगर दूसरे ढंग से देखा जाए तो चाइना दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लोकतंत्र और राजतंत्र, जहाँ वो एक पार्टी शासन जैसी व्यवस्था एक तरह का राजतंत्र के रूप में कन्वर्ट हो गई, और वहीं ताइवान में लोकतंत्र है। तो यहाँ पर अस्तित्व ये है कि लोकतंत्र को बचाना है। तो वास्तविकता यही है, अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इसमें लोकतंत्र और राजतंत्र की लड़ाई है। बाकी तो ये है कि चाइना के ही वंशज ताइवान वाले भी हैं, और चाइना और ताइवान दोनों एक ही हैं। अब आई बात कि इसमें जो डिवाइड करने की जो नीति है अमेरिका की, उसमें अमेरिका ने कुछ कदम उठाया है, लेकिन उसमें कुछ राहत दी है। $21 अरब से अधिक का बकाया भी रखा है। अब देखते हैं कि किसी भी ग्रुप को किस तरह से डिवाइड करते हैं, उसमें किस तरह से अमेरिका सफल होता है या नहीं होता है। ताइवान के संदर्भ में बीजिंग में जिनपिंग ने एक लक्ष्मण रेखा खींचते हुए ट्रंप को चिताया कि अगर इस मुद्दे को गलत तरीके से आगे बढ़ाया गया तो इससे चीन और अमेरिका के बीच खतरनाक संघर्ष हो सकता है। बीजिंग से लौटकर ट्रंप ने मानो जिनपिंग के प्रभाव में आकर यह कहा कि चीन बहुत शक्तिशाली देश है जो नन्हे ताइवान से मात्र 59 मील दूर है, जबकि अमेरिका के ताइवान से दूरी 9500 मील है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि अगर ताइवान की ताकत माना जाने वाला सेमीकंडक्टर उद्योग अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया जाए तो ताइवान की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। ये बात है कि ताइवान की ऐसी स्थिति में कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। लेकिन इस कंपनी के हटते ही लोकतंत्र की शब्द मिट जाएगा, तो चीन उसे जब चाहे अपने चंगुल में ले सकता है। ताइवान पर किसी संभावित चीनी हमले की सूरत में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को लेकर भी ट्रंप ने कोई आश्वासन नहीं दिया। ताइवान के साथ जापान की सुरक्षा के जुड़ाव को देखते हुए इसे लेकर और अनिश्चितता पैदा हो गई कि अमेरिका समूचे पूर्वी एशिया को उसके अपने हाल पर छोड़ सकता है, जिससे चीनी वर्चस्व की आशंका भी बढ़ेगी। पहले ऐसा लग रहा था कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलकर अमेरिका चीनी आक्रामकता के सापेक्ष शक्ति का संतुलन बनाए रखने में सहायता बना
रहेगा लेकिन सहायक बना रहेगा, लेकिन अब यह धारणा ध्वस्त होती दिख रही है। कहने को तो अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अभी भी गंभीर है और उसकी सैन्य सक्रियता भी जारी है, लेकिन चीन को पीछे धकेलने के उसके इरादे विश्वसनीय नहीं लग रहे हैं। भू राजनीति के हिसाब से अमेरिका चीन के प्रति भले ही ढुलमुल रवैया अपना रहा हो, लेकिन आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा में दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव में कोई खास कमी नहीं दिख रही। ये बात भी सही है कि ट्रंप मूल रूप से हैं तो एक व्यापारी ही, और व्यापारिक दबाव की रणनीति को समझते हुए उन्होंने चीन की निर्यात होने वाली उच्च तकनीकी पर न तो नियंत्रण में कोई ढील दी और न ही उस पर कायम 31% के व्यापार शुल्क में कोई शिकायत दी। चीन ने दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोककर अमेरिका को थोड़ा बहुत मजबूर जरूर किया, लेकिन वाशिंगटन ने बीजिंग पर वाणिज्यिक दबाव पूरी तरह नहीं हटाया है। चीन दौरे पर ट्रंप के साथ अमेरिका के दिग्गज उद्योगपतियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी गया था, लेकिन वह ऐसी महत्वाकांक्षी घोषणाएं नहीं हुई जिससे लगे कि उन सुनहरे दिनों में कोई वापसी हो पाएगी। देखिए, वास्तविकता ये है कि वर्ल्ड के टॉप उद्योगपति वहाँ पे गए, लेकिन उनकी उसमें दाल नहीं गनी, क्योंकि चीन की जो स्पाई टेक्निक्स है, चोरी करने की जो टेक्निक्स है, उसने बहुत सारे जासूसी करके बहुत सारे मेन चीज़, चाहे वो कोई भी कंपनियां हो, उनकी मेन चीज़ को अपने पास ले आकर के उसका डुप्लीकेट बना लिया है, और उसका डुप्लीकेट बनाने की वजह से वो वर्चस्व की लड़ाई में श्रेष्ठता को दिखा रहा है इन कंपैरिजन टू अमेरिका। तो चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो उसकी टक्कर में ऑटोमेटिकली अप्रत्यक्ष रूप से आ जा रहा है और उसका उपयोग भी करने लग रहा है। बस थोड़ी सी कमी हो जाती है कि चाइना अभी धीरे धीरे करके उस प्रोसेस में ला रहा है, ताकि वो एनवीडिया जैसे जो सॉफ्टवेयर है उसके ढंग से वो अपने नए प्रोडक्ट को बना सके। अब यहाँ पर बात आती है, पूंजीवादी चीन में निवेश बढ़ाकर दोनों देशों के बीच परस्पर निर्भरता को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। जब अमेरिका पूंजीवादी चीन में निवेश बढ़ाकर दोनों देशों के बीच परस्पर निर्भरता को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे, ऐसा रुझानों को देखें तो चीन अमेरिका संबंधों की मिश्रित तस्वीर उभरती है। ट्रंप युग में चीन के साथ अमेरिका का भू राजनीतिक टकराव तो कम हो रहा है, लेकिन एशिया में चीन के अनियंत्रित क्षेत्रीय विस्तारवाद को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं। लेकिन जबकि दूसरी ओर चीन के साथ अमेरिका का आर्थिक और तकनीकी टकराव जारी रहना तय है, जिससे भारत जैसी उभरती शक्तियों के लिए अमेरिकी निवेश और विशेषज्ञता प्राप्त होने के अवसर खुलते हैं। इस परिदृश्य से साफ होता है कि आक्रामक चीन के विरुद्ध प्रतिरक्षा और प्रतिरोध के लिए भारत को मुख्यतः अमेरिका से आस लगाए रखना आत्महत्या के समान होगा। हमें अपनी सैन्य क्षमताओं को प्राथमिकता देकर उन्हें धार देनी होगी और चीनी आक्रामकता से परेशान पड़ोसियों के साथ मिलकर सुरक्षा का मजबूत ढांचा खड़ा करना होगा। क्वाड जैसे संगठनों से अगर अमेरिका किनारे भी करे तो अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उसे सशक्त करने के उपाय किए जाएं। इस परिदृश्य के दूसरे पहलू को देखें तो अमेरिका और चीन के बीच जारी आर्थिक और तकनीकी टकराव का लाभ भारत जैसे देश को पश्चिमी दिग्गज कंपनियों से निवेश आकर्षित करने के लिए उठाना चाहिए। जी हाँ, यही बहुत मौका है कि जिस समय दो प्रतिस्पर्धी अगर काम कर रहे हैं तो ऐसे में भारत अपना क्या कदम उठाए, चाहे वो राजनीतिक रूप से उठाए, चाहे वो आर्थिक रूप से उठाए, लेकिन किस तरह से उठाए कदम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां भारत में आएँ। इस दिशा में कुछ प्रयास फलीभूत होते भी दिख रहे हैं, जहां अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों ने बीते एक साल के दौरान भारत में 67.5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा करी। लगभग 28% आईफोन अब भारत में बन रहे हैं। यह घटनाक्रम चीन में व्यापार को लेकर अमेरिकी पूंजीवादी हलकों में व्याप्त शंकाओं का भी परिणाम है। अब यदि भारत चीन से दूर जा रहे अमेरिकी पूंजी निवेश को हासिल कर पाता है तो इससे विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बनने में हमारे सपने को साकार करने में भारी मदद मिलेगी। देखिए, मदद तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पैसा है, पावरफुल देश है,
लेकिन यहाँ पर अमेरिका कभी भी किसी देश में जब घुसता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ वो कमी कर देता है। अब अगर सरकार देखिए, चीन के पास तकनीकी है, उनके पास योग्यता है, हमारे भारत के पास ना योग्य लोग नहीं हैं, और अगर हैं भी तो वो चले जाते हैं दूसरे देश में, यानी अमेरिका या कनाडा में। जबकि चीन के पास जो है, उनके पास योग्य लोग हैं, वो इस योग्यता से उनकी जो मतलब जो बैलेंस है, शक्ति बैलेंस है, वो पूरा कर लेता है। बट जबकि भारत वो शक्ति बैलेंस को पूरा नहीं कर पाता। इवन हमारे देश में अगर कई कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां हैं जो अपने देश में ही काम करती हैं, लेकिन कभी भी भारत की किसी कंपनी ने ये नहीं सोचा कि हम इस कंपनी के अगेंस्ट में एक दूसरी कंपनी सेम ऐसे ही जैसे कि चाइना में है वैसे ही खोल सकें। अब ये कमी ही अब भारत को अपनी खुद की मार्केट कमज़ोर कर देती है। जबकि चाइना में अगर कोई अमेरिकी कंपनी है, उसी के अगेंस्ट में कोई दूसरी कंपनी चाइना वाली खोल देते हैं और उससे वो अपना काम कर लेते हैं। जैसे BYD हो गई, अमेरिका की जो टेस्ला है, एलन मस्क की है वो टेस्ला, उसके अगेंस्ट में BYD कंपनी चाइना ने खोल दी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो उसके टक्कर में आ जाती हैं, यानी उसमें प्रतियोगिता मिल जाती है। जबकि भारत में कोई प्रतियोगिता करने वाला मिलता नहीं है। और अमेरिका की कंपनियों के टक्कर में कोई भी कंपनी लाती नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट अपना लाता नहीं है। अगर वो प्रोजेक्ट लाता है तो उसके खुद की मार्केट इतनी मजबूत नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कमज़ोर फील करने लगता है और सोचता है कि मैंने इसमें बेकार पैसा लगाया। अब देख लीजिए ना, गुडियर कंपनी जो है अमेरिका की है, और वो यहाँ पे आकर अपना विस्तार कर रही है। या आपकी ये जो कई तरह की कंपनी, क्रेन वाली कंपनियां हो गई या लिफ्टिंग वाली कंपनियां हो गई, ये सारी जो है कंपनियां अमेरिका की हैं। लेकिन इसकी टक्कर में भारत सरकार या भारत की कोई भी कंपनी, इंडिया की कोई भी कंपनी उसकी टक्कर में नहीं ला रही है। जबकि वहीं अमेरिका के प्रोडक्ट जो बनते हैं, उन्होंने एकाधिकार भारत में बना लिया है। तो हमें भी तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। महत्व इस बात का है कि हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर हों। सबसे बड़ा महत्व ये है। हम कभी भी देख लीजिए, हमारे भारत में विदेशी कंपनियों को इतना ज़्यादा वर्चस्व मिलता है, इतना ज़्यादा फलते फूलते हैं कि हमारी देसी कंपनियां उसके आगे बिल्कुल फ्लॉप हो जाती हैं। क्या ये देशभक्ति है? पहला प्रश्न तो ये है। जबकि चाइना में अगर कोई कंपनी आ रही है तो उसके टक्कर में कोई एक दूसरी कंपनी लाती है, ताकि प्रतियोगिता हो और उससे हमारे लोगों का IQ स्तर अच्छा हो, जीवन स्तर अच्छा हो। दोनों ही कंपनियां इसमें फलीभूत होती हैं। जबकि हमारे भारत में कोई भी कंपनी आती है, उसकी टक्कर में कोई दूसरी कंपनी लाते ही नहीं है। चाहे वो भारत सरकार की खुद की महत्वाकांक्षा हो, या नेताओं की खुद की कमी हो, या अपने व्यापारी वर्ग की खुद की कमी हो। अगर कोई कंपनी आती है तो उसकी टक्कर में कोई दूसरी कंपनी आए, प्रतियोगिता हो, जिससे जनता में भी फ़ायदा मिले, जनता भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उससे नए तरह के प्रोडक्ट बनने की चांस हो, जैसे कि चाइना में होता है। अगर इस तरह का बेनिफिट मिलता है तो वो ज़्यादा है। एक सरकार चाहती है मुझे टैक्स मिले, और कंपनियां चाहती हैं कि मुझे टैक्स दे करके अपना व्यापार मिल जाए, मुझे इतना प्रोडक्शन मुझे मिल जाए, तो मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जबकि चाइना के लोग जहाँ कुछ ज़्यादा ही विकसित होते हैं, उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है, उनको सब कुछ इस चीज़ की, हर चीज़ की अंदर तक की नॉलेज होती है, और उसकी वजह से वो उस कंपनी के टक्कर में दूसरी कंपनी खड़ा कर देते हैं। जबकि भारत सरकार या भारत में कोई भी ऐसा अमेरिकी कंपनी नहीं है जिसकी टक्कर में कोई दूसरी कंपनी ला सके। ये हमारी व्यापारिक जो है ना अक्षमता को एक दर्शाता है। हम केवल अपने मूल सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं, या जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम है या कोई खाद्य सामग्री है, केवल हम उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम उसकी अपना वर्चस्व बना पाते हैं। जबकि किसी भी टेक्निकल या कोई तकनीकी चीज़ की जिसमें अमेरिका अपना वर्चस्व बनाता है, उसको लेकर के वो आगे ला ही नहीं पाते हैं। तो ये हमारे खुद के उद्योगपतियों की खुद की कमी है। खैर, जैसा भी हो, चीन और अमेरिका संबंध से जो भी समीकरण बनते हैं, उसमें 101% भारत को बेनिफिट उठाना चाहिए। ख़ास करके नए प्रकार के जो उद्योग हमारे भारत में आएँ, जिससे कि जैसे एनवीडिया या अन्य प्रकार के, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों की बेनिफिट मिल सके और नए नए तरह के नवाचार वाले उद्योग पैदा हो सकें भारत में। सबसे ज़रूरी है कि हमारे भारत में नवाचार वाले उद्योग पैदा हों, और चाइना में भी नवाचार के ही
यानी नए प्रकार की तकनीकी के ही बोलबाला ज़्यादा है, जिसकी वजह से चाइना आज आगे निकला है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।